तो ये दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्जाम में ये दोनों में से कोई भी मेथड के ऊपर प्रॉब्लम आया तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ अ फोर्स ये टॉपिक का 13th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है, यहाँ पे कोई भी टाइप का डायग्राम नहीं दिया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था, एग्जाम में भी डायग्राम नहीं दिया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि डायग्राम नहीं दिया है इट मींस ये काफी डिफिकल्ट होगा, वो उनको नहीं जमेगा, ऐसा वो सोचते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। तो वीडियो उसके वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि दोनों मेथड आपको पता हो। एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड से सॉल्व करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन में यहां क्या लिखा है। तो क्वेश्चन में लिखा है 3 फोर्सेस 20 न्यूटन 40 न्यूटन 60 न्यूटन एक्ट्स अलोंग AB BC CA sides respectively of an equilateral triangle of side 50 mm determine resultant moment about point A। देखो डायग्राम नहीं दिया है, इट मींस क्वेश्चन को आपको केयरफुली स्टडी करना है, केयरफुली रीड करना है और एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना है और उसके अकॉर्डिंग पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। बिना डायग्राम के ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बताते। सबसे पहले तो बात यह है, यहां अगर आप क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ेंगे, क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है, वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो क्या लिखा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया है 50 mm। तो चलो सबसे पहले यहां इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स सेम होते हैं, तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो हम पहले यहां एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये हमने बना दिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड्स, तीनों एंगल इसमें सेम है। ओके, अच्छा, अब ये ट्रायंगल को हमें नेमिंग देना है। अब ट्रायंगल को नेमिंग कैसे देना, इसके पीछे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। पहले हम आपको जो हम फर्स्ट मेथड बताएंगे ना, उसमें हम यहाँ पे नेमिंग किस तरह से देंगे। देखो हम यहाँ पे नेमिंग देंगे, यहाँ A रखेंगे, इधर B रखेंगे और इधर C रखेंगे। ABC हमने ऐसा रखे, ये रहेगा फर्स्ट मेथड। जो हम सेकंड मेथड बताएंगे उसमें हम पॉइंट A यहां नहीं, पॉइंट A वहां देंगे, ऊपर देंगे, C जहां पे है ना वहां A देंगे, ABC ऐसा देंगे। उसके थ्रू हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। दोनों मेथड में देखना डिफरेंस क्या है, आंसर दोनों के थ्रू एक ही आएगा। ठीक है, और दोनों समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर A इधर आया, अगर एग्जाम में ये प्रॉब्लम आता है, अगर ऑलरेडी डायग्राम दिया है और अगर कभी A इधर आया या कभी अगर A इधर आया तो आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए ना, इसीलिए। तो देखो हमने यहाँ पे ट्रायंगल को नाम दे दिए हैं ABC, 50 mm साइड का ये ट्रायंगल है। और अब यहाँ पे क्या लिखा है? 3 फोर्सेस 20 40 60 एक्ट्स अलोंग AB BC CA। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस आपको शो करना है। पहला फोर्स अलोंग AB, पहला फोर्स है 20 न्यूटन अलोंग AB, दूसरा फोर्स है 40 न्यूटन अलोंग BC शो करो, और तीसरा फोर्स है 60 न्यूटन वो अलोंग CA शो करो। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो पहला फोर्स है अलोंग AB, AB मतलब A to B, तो A to B हम पहला फोर्स शो करेंगे जो कि है 20 न्यूटन। ये देखो A to B 20 न्यूटन। उसके बाद है 40 न्यूटन अलोंग BC, BC मतलब B to C, तो B यहां है, C यहां है, तो ये देखो B to C ये हम शो करेंगे 40 न्यूटन। और तीसरा फोर्स है 60 न्यूटन अलोंग CA, CA मतलब C to A, तो C to A इट मींस ये ऐसा शो करना है। ये देखिए ये है 60 न्यूटन। तो फाइनली जो 3 फोर्सेस ट्रायंगल में एक्ट कर रहे हैं वो तीनों फोर्सेस हमने यहाँ पे शो किए हैं अलोंग AB BC एंड CA। और अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? तो क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स। क्या लिखा है? डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स। एक मिनट, यहाँ गलती हो सकती है। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप प्रॉपर्ली नहीं पढ़ोगे तो देखो गलती क्या होगी। जैसा अभी हमने यहाँ पे रीड किए, देखो हमने क्या पढ़े? रिजल्टेंट फोर्स नहीं, रिजल्टेंट फोर्स नहीं, क्वेश्चन में लिखा है रिजल्टेंट मोमेंट। देखो क्या लिखा है? रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट पॉइंट A। रिजल्टेंट मोमेंट यानी ही इक्विवेलेंट मोमेंट यानी ही टोटल मोमेंट यानी इनडायरेक्टली मोमेंट फाइंड आउट करना है अबाउट पॉइंट ए। यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालो, प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मोमेंट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऐसे डायग्राम्स, ये जो डायग्राम यहां बनी है, ये जो क्वेश्चन ऐसा है, इसी तरह के प्रॉब्लम्स, इसी तरह के डायग्राम्स वेरिग्नॉन थ्योरम में भी आता है। वेरिग्नॉन थ्योरम में भी आपको ऐसा कुछ दिया हो सकता है, लेकिन वेरिग्नॉन थ्योरम के प्रॉब्लम में क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए।
ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स बोला है क्या? नहीं, रिजल्टेंट मोमेंट बोला है। मोमेंट यानी मोमेंट, रिजल्टेंट मोमेंट यानी इक्विवेलेंट मोमेंट, टोटल मोमेंट बोला है अबाउट पॉइंट ए। तो यहां पे सिर्फ हमें मोमेंट निकालना है, कोई रिजल्टेंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। इट मींस कोई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, कोई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन, ऐसा कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोमेंट निकालना है, ओनली रिजल्टेंट मोमेंट यानी टोटल मोमेंट। लेकिन मोमेंट कहां पे अप्लाई करना है? मोमेंट ए पॉइंट पे अप्लाई करना है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ गए? तो चलो अब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। डायग्राम ये आपके सामने तैयार हो चुका है और अब हमें जो फाइंड आउट करना है उसके तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट मेथड है ये, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड। तो देखो फर्स्ट मेथड, दो मेथड आपको बताएंगे। पूरा वीडियो देखना, आपको दोनों समझ में आना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन आपका जो भी है वो यहां क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मेथड में हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे अबाउट पॉइंट ए। तो हम ऐसा लिखेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। देखो हमने क्या लिखा है स्टेटमेंट, समेशन का सिंबल, समेशन ऑफ एम ए, इट मीन समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। मतलब यहां जितने भी फोर्सेस है वो सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है। तो यहां बताओ टोटल कितने फोर्सेस हैं? तो यहां टोटल 3 फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। और समेशन करने का रूल हम यहां यूज करेंगे, क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस लेंगे। देखो आप एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है, तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके सॉल्व किया है। आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के थ्रू बिल्कुल सेम आंसर आता है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलो। अगर वो कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेके सॉल्व करो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सेम ही आता है, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। आंसर सेम आता है। आप ये मत सोचना है कि एंटी क्लॉकवाइज प्लस लेंगे तो आंसर अलग आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आता है। इसके पहले हमने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ वीडियोस आपको दिए थे, उसके थ्रू हमने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए करेंगे। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे अप्लाई करना है, तो ए पॉइंट यहां पे है। तो हम चलो यहां पे मोमेंट का इक्वेशन बनाते हैं, लेकिन मोमेंट का एक रूल है, वो रूल आपको पता होना चाहिए। मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप जहां अप्लाई करेंगे वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आप कहां अप्लाई कर रहे हैं? ए पॉइंट पे, तो ए से जो भी फोर्स पास होंगे वो जीरो। इट मींस ए पे आने वाले या ए से जाने वाले सभी फोर्स जीरो हो जाएंगे। तो चेक करो, मोमेंट ए पॉइंट पे है तो कितने फोर्सेस ए पे आ रहे हैं या ए से जा रहे हैं। तो हम चेक करेंगे, ए टू बी जा रहा है 20, है ना। इसका मतलब ये जो 20 है वो ए से जा रहा है, तो 20 जीरो हो गया, मतलब ये मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। उसके बाद 60 सी टू ए एक्ट हो रहा है 2a, इसका मतलब ए के तरफ जा रहा है, मतलब ये भी फोर्स जीरो हो गया, ये भी मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। ये दोनों फोर्सेस मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों ए से पास हो रहे हैं। दोनों का मोमेंट जीरो, क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है, इसलिए दोनों का मोमेंट भी जीरो। तो ये दोनों मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएंगे। बस एक ही फोर्स मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, वो कौन सा है? 40 न्यूटन। बस एक फोर्स है जो ए से पास नहीं हो रहा है, जो बी टू सी जा रहा है, ये बस मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। तो चलो मोमेंट की इक्वेशन में वो 40 न्यूटन को लो, ठीक है। लेकिन 40 न्यूटन इंक्लाइन है, कितने डिग्री से इंक्लाइन है? देखो 40 न्यूटन ये 60 डिग्री से इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टली, है ना, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल एंगल सेम होते हैं, वो भी 60, ये भी 60, ऊपर का एंगल भी 60, सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये 40 न्यूटन 60 डिग्री से इंक्लाइन है। अगर आपको इसको मोमेंट में लेना है तो वो इंक्लाइन 40 न्यूटन को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इट मींस दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो वो 40 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इधर एक कंपोनेंट शो करेंगे और इधर एक कंपोनेंट शो करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे दो कंपोनेंट शो करेंगे। 40 न्यूटन इंक्लाइन है, इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना होता है, तो ये देखो इंक्लाइन फोर्स को हमें यहाँ रिजॉल्व कर रहे हैं। 40 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखना, वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखना है, तो चेक करो कि 40 का एंगल क्या है। 40 का एंगल है, ये 40 न्यूटन का एंगल है 60 डिग्री हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा कॉस। तो हम यहाँ लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 40 cos ऑफ 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट 40 साइन ऑफ
60 डिग्री। तो फाइनली हमने 40 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लिए, 40 cos 60, 40 sin 60। हमने रिजोल्यूशन यहां पे शो करे। देखो रिजोल्यूशन आप कहीं पे भी शो कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअली 40 कहां से निकल रहा है वो आप ध्यान से देखो। 40 जो है वो B to C जा रहा है। अगर वो B to C जा रहा है इट मींस वो B से निकल रहा है। ये जो 40 है ना वो एक्चुअली B से निकल रहा है। तो अगर 40 B से निकल रहा है, यहां से देखो, यहां से निकल रहा है 40, है ना, ऐसे निकल रहा है 40। तो 40 अगर यहां से निकल रहा है तो 40 के दोनों कंपोनेंट्स भी इसका मतलब यही से निकल रहे हैं। 40 के दोनों कंपोनेंट्स भी इसका मतलब यही से निकल रहे हैं। ये निकल रहा है कॉस कंपोनेंट, ये निकल रहा है साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हमने भले ही रिजोल्यूशन ऊपर शो किए, रिजोल्यूशन आप कहीं पे भी शो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है तो ये 40 cos 40 sin आप यहां पे शो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है तो आप 40 को एक्सटेंड करके आप इधर शो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजोल्यूशन आप कहीं पे भी शो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने ये फोर्स यहां पे अगर हमने शो किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये फोर्स इतना ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये हमने यहां पे शो किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना ऊपर से जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली फोर्स का ओरिजिनेटिंग मतलब वो जनरेटिंग पॉइंट क्या है, जनरेटिंग पॉइंट जहां से वो जनरेट हुआ है, जहां से वो निकला है, ठीक है ना। तो वो अगर हम चेक करेंगे तो ये पॉइंट बी है। देखो यहां से 40 निकल रहा है, एक्चुअली यहां से 40 निकल रहा है। इट मींस उसके दोनों कंपोनेंट्स भी यही से निकल रहे हैं। एक्चुअली दोनों कंपोनेंट्स उसके यहां से निकल रहे हैं। इसका मतलब उसका जनरेटिंग पॉइंट ये है, ये जनरेटिंग पॉइंट है। तो 40 cos ये जा रहा है और 40 sin ये जा रहा है। ये एक्चुअली है, ये एक्चुअल पोजीशन है 40 cos 40 sin। अब हम आपको ये बार बार क्यों बता रहे हैं, ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि मोमेंट का रूल क्या है। मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आपने जो पॉइंट पे अप्लाई किया है वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो है ना। तो मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से पास होने वाला 20 जीरो ले लिए, ए से पास होने वाला 60 भी जीरो ले लिए। क्या ए से और कोई फोर्स पास हो रहा है? क्या ए से, देखो पहले हमने 40 को रिजोल्व किए थे क्या? नहीं, अभी हमने 40 को रिजोल्व किए। 40 के दो कंपोनेंट्स हो गए, 40 cos 40 sin। तो बताओ 40 cos 40 sin में से क्या कोई ए से पास हो रहा है? आप कहेंगे नहीं, 40 cos तो ऊपर से जा रहा है और 40 sin तो इधर से जा रहा है। ऐसा नहीं है, 40 cos एक्चुअली ए से पास हो रहा है। देखो ये जो 40 cos है ना वो ए से पास हो रहा है। आप बोलेंगे कैसे, 40 cos तो ऊपर से जा रहा है। नहीं, 40 cos देखो ओरिजिनल 40 cos का ओरिजिनल जो प्लेस है वो यहां पे है। इसका मतलब जो है वो यहां से अगर पास हो रहा है, इसका मतलब वो टुवर्ड्स ए जा रहा है। देखो टुवर्ड्स ए, देखो 40 cos ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है 40 cos और ऐसा जा रहा है 40 sin। ये उसका जनरेटिंग पॉइंट है। ध्यान में रखो, जनरेटिंग पॉइंट बार बार बोल रहे हैं आपको, ये वाला ये जनरेटिंग पॉइंट है। यहां से वो निकल रहा है, यहां से निकल रहा है 40 cos, यहां से निकल रहा है 40 sin। तो ये जो 40 cos है वो ए की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये जीरो हो गया। और 40 sin ए की तरफ नहीं जा रहा है, ये सेफ है। तो इसका मतलब यह है कि मोमेंट की इक्वेशन में सिर्फ एक फोर्स आएगा, वो है 40 sin 60। 40 cos 60 मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा, ये जीरो हो गया क्योंकि ये टुवर्ड्स ए जा रहा है। ठीक है, ओके। मोमेंट के प्रॉब्लम में सिर्फ यही पे गलती होती है, इसीलिए मोमेंट के प्रॉब्लम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाते। क्योंकि गलती कहां होती है, सिर्फ इसी में कि कौन सा जीरो होगा कौन सा नहीं होगा, गड़बड़ वहीं पे होती है। तो इसलिए प्रैक्टिस करो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स की। तो फाइनली हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है ए पॉइंट के अक्रॉस। इतने सारे फोर्सेस थे, 3 फोर्सेस थे, 3 में से 2 को हमने पहले ही जीरो कर दिए, तीसरा इंक्लाइन था उसको हमने रिजॉल्व करके और 2 फोर्सेस निकाल लिए। तो उसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो गया कॉस वाला, साइन वाला कंपोनेंट सेफ है। साइन वाला कंपोनेंट मोमेंट की इक्वेशन में लो, ठीक है। तो साइन वाला कंपोनेंट अगर मोमेंट की इक्वेशन में आएगा तो चेक करो कि वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर वो क्लॉकवाइज है तो इक्वेशन में पॉजिटिव में लो, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इक्वेशन में वो निगेटिव में लो। तो चलो चेक करेंगे कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो 40 sin 60 ऐसा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। देखो इस तरह से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, ऐसा ऐसे ऊपर जा रहा है, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये निगेटिव में आएगा। 40 sin 60 निगेटिव में, माइनस 40 sin of 60 इनटू डिस्टेंस। ए से लेके 40 sin 60 तक का डिस्टेंस वो हो जाएगा 50 mm, क्योंकि क्वेश्चन में
जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड दिया है 50 mm, 50 50 50। तो यहां से लेके इतना डिस्टेंस हो जाएगा 50 mm। वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना, क्योंकि मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, मतलब फोर्स और डिस्टेंस दोनों परपेंडिकुलर चाहिए। तो ये है फोर्स 40 sin 60 और ये है डिस्टेंस 40 sin 60 इंटू 50, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है दोनों, इसलिए हमने ये लिखे। बस एक ही फोर्स आएगा, इसका आंसर निकालो, प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, समझ लो। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड -40 कैलकुलेशन करेंगे, -40 sin 60 इंटू 50। कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए तो ही सही आंसर आएगा, नहीं तो रॉन्ग आएगा। -1732.05, इसका यूनिट रहेगा न्यूटन में है क्या? यस, न्यूटन, और mm में है इसलिए mm, न्यूटन mm, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए न्यूटन mm। तो ये हमने आंसर निकाल लिए। माइनस में आया 1732.05, माइनस आया, इसका मतलब ये है कि मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप माइनस को चाहे तो हटा सकते हैं। अगर आपने माइनस को हटा दिए तो 1732.05 न्यूटन mm, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहां लिख लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, ये आंसर माइनस में है, माइनस हटा दिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने समेशन करते समय रूल क्या लिए थे? रूल हमने ऐसा लिए थे कि क्लॉकवाइज वाले प्लस मतलब पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो आंसर नेगेटिव में आया, इसका मतलब मोमेंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहां पे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखे। ओके, प्रॉब्लम यहां पे समाप्त हो गया फर्स्ट मेथड। लेकिन ये फर्स्ट मेथड जो हमने सॉल्व किए उसमें हमने मोमेंट हमने क्लॉकवाइज प्लस लिए थे। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस प्लस लेके अगर आपको सॉल्व करना है तो बाकी वो सब जीरो कौन सा होगा नहीं होगा वो तो सेम रहेगा, बस इक्वेशन में चेंज ये होगा कि 40 sin 60 एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपको लिखते समय प्लस में लिखना है। 40 sin of 60 इंटू 50, तो आंसर आएगा 1732.05 न्यूटन mm। और यहां पे आंसर प्लस में है, आंसर प्लस में है, इसका मतलब मोमेंट सही में एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप यहां पे लिख लेना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहां पे हमारा अजम्पशन क्या है? यहां पे अजम्पशन है कि एंटी क्लॉकवाइज वाले प्लस, मतलब यहां पे पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज। तो यहां पे आंसर पॉजिटिव में है, इट मींस मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहां पे इस तरह से, तो हमने आपको कहा था ना कि आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक वे से सॉल्व करो। आप ऐसे सॉल्व करो तो भी सेम आंसर आएगा, आप ऐसे सॉल्व करो तो भी सेम आंसर आएगा, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है तो कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए, ये पूरा हमने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किए। चलो अब यही उम्मीद करते हैं ये पूरा आपको समझ में आया होगा, इसमें एक एक चीज एक एक पॉइंट जो हमने बताया सब कुछ। और अब चलो यही प्रॉब्लम हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड में हमें क्या करना है? हमने क्या कहा था? ए का पोजीशन हम यहां नहीं ऊपर लेंगे, ट्रायंगल वही रहेगा, बस ए नीचे के बजाय ऊपर चले जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें फोर्स के चेंजेस वहां पे करना है। ठीक है, आंसर देखना यही आएगा, 1732.05 का ही आंसर आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। आप चाहे तो हम एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं नीचे का, ठीक है, और इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है, और देखना आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। इसको नीचे कर लेते हैं, देखो, ठीक है, इसको चाहे तो छोटा कर लेते हैं और देखना आंसर हम लास्ट में इसको मैच करा के देखेंगे सेकंड मेथड में आंसर सेम आता है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में जैसा हमने कहा कि आपको पॉइंट का पोजीशन यहाँ पे चेंज करना है, ए हम नीचे के बजाय अब ऊपर लेंगे, तो देखो उसके वजह से चेंजेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम ए देंगे, ठीक है, इस बार इधर बी दे देंगे और इधर सी दे देंगे, ठीक है, ओके, हमने पोजीशन चेंज कर दिए, ऊपर ए दे दिए और अब यहाँ पे हम सभी फोर्सेस उसी के अकॉर्डिंग शो करेंगे। तो ए टू बी शो करना है 20 न्यूटन, तो ये देखो ए टू बी जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। देन बी टू सी है 40 न्यूटन, बी सी यानी बी टू सी ये हमने शो किए 40 न्यूटन, ठीक है, बी टू सी। उसके बाद सी ए मतलब सी टू ए, ये फोर्स है 60 न्यूटन, ये देखिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने सभी फोर्सेस शो किए और अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? वही जो इसके पहले किए थे, मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, और समेशन करने का रूल क्लॉकवाइज वाले फोर्सेस
प्लस में, दैट इज पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे सभी फोर्सेस का मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं और देखेंगे सेम आंसर आता है कि नहीं। ये देखो फर्स्ट मेथड का आंसर हमने यहाँ लिख के रखा है, देखेंगे सेम आंसर आता है क्या। मोमेंट ए पॉइंट पे है, लेकिन मोमेंट का रूल क्या है, मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है तो ए से जो भी फोर्सेस पास होंगे ना उनका मोमेंट जीरो हो जाएगा। तो मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिया है तो ए से पास हो रहा है 60, देखो सी टू ए जा रहा है, इसका मतलब 60 का मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जीरो, 60 इक्वेशन में नहीं आएगा। 20 ये भी जीरो क्योंकि ए टू बी जा रहा है ना, तो उसका भी मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो, दोनों का मोमेंट जीरो हो गया। बस एक फोर्स बाकी है 40, ये क्या ये ए से पास हो रहा है, नहीं ये ए से पास नहीं हो रहा है, ये सेफ है, ये बस मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। तो चलो ये 40 को मोमेंट की इक्वेशन में लो। तो मोमेंट की इक्वेशन में जब आप लेंगे तो बस इसको चेक करो कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। पिछले मेथड में यानी फर्स्ट मेथड में 40 जो है वो इंक्लाइन था, फिर हमने उसको 60 डिग्री का यूज करके उसको रिजॉल्व किए थे, फिर वो रिजॉल्व कंपोनेंट्स में से भी एक कंपोनेंट जीरो किए थे। यहां पे ये इंक्लाइन है क्या, नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसको रिजॉल्व करने की झंझट नहीं है, ये डायरेक्टली इक्वेशन में जाएगा। तो ये डायरेक्टली अगर इक्वेशन में लेंगे तो इसको हम चेक करेंगे तो ये ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है, देखो 40 ऐसा ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस में आएगा -40 इनटू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस मतलब ए से लेके 40 तक का डिस्टेंस। अब आप कहोगे सर इनटू डिस्टेंस यानी 50 कर लो, नहीं, अगर आपने 50 किए तो ये रॉन्ग हो गया, यहां 0 मार्क्स मिलेंगे, ये रॉन्ग हो गया। क्यों, वो इसीलिए क्योंकि आपने जो डिस्टेंस लिखे हैं वो फोर्स पे परपेंडिकुलर नहीं है ना। हमने क्या कहा था मोमेंट का फार्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस फोर्स पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे जो ट्रायंगल है वो 50 उसका साइड है, मतलब ये 50 50 50 ऐसा है, वो 50 50 50 है ना। तो आपने जो फोर्स लिखे हैं, ये फोर्स लिखे हैं 40 न्यूटन, इसके ऊपर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है ना। हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना और वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। तो यहां पे ये डिस्टेंस 50 है, ये भी डिस्टेंस 50 है, क्या ये दोनों डिस्टेंस ये 40 पे परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा, ये ए से लेके नीचे तक, ये देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है वो डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस हम इसको डी कहेंगे, ये डिस्टेंस है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आपको पता है क्या ये 50 है, नहीं ये 50 नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप बोलोगे ये तो एक और झंझट आ गई, नहीं, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिना इसके अब ये सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपको मोमेंट की इक्वेशन में हमेशा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखना होता है। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर ही चाहिए, आप इंक्लाइन वाला डिस्टेंस लिख नहीं सकते। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये आपको फाइंड आउट करना है तो ये फाइंड आउट करना आसान है ना, कौन सी बड़ी बात है। देखो ये दो ट्रायंगल है, आप क्या करो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ वगैरह यूज करो, इट मीन्स या तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करो या तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला यूज करो और ये डिस्टेंस फाइंड आउट करो, बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो ये पूरा 50/50 का है, तो इधर 25 हो जाएगा, है ना, इधर भी 25 हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ अल्टीट्यूड काम करेगा, बेस दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल लेके सॉल्व करना है वो चॉइस आपकी है, ठीक है ना। या तो लेफ्ट वाला ट्रायंगल लो या तो राइट वाला ट्रायंगल लो, है ना। देखो ये ट्रायंगल अगर हम ले ले, देखो ये अगर हमने ये ट्रायंगल ले लिए, मान लो ये वाला, अगर हमने ये ट्रायंगल ले लिए तो ये ट्रायंगल में आप रूल्स अप्लाई करो। देखो ऐसा ट्रायंगल है वो, देखो ये ऐसा ट्रायंगल है ना। तो ये ट्रायंगल में बेस है 25 और इसका हाइट मतलब ये डी, ये हमें फाइंड आउट करना है, और ये हाइपोटेनियस हो जाएंगी 50 जो कि ट्रायंगल का साइड है 50, है ना। और एंगल कितना है, एंगल है 60 डिग्री का, एंगल है 60 डिग्री का। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। इसमें हमें बस अब या तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करो डी फाइंड आउट करने के लिए, या तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला यूज करो, आराम से डी मिल जाएगा। देखो ये है हाइपोटेनियस, ये एडजेसेंट है ना, ये एंगल के लिए, और ये अपोजिट। तो अगर आपको tan का फार्मूला यूज करना है तो tan यूज करो, जैसे tan ऑफ 60 है ना, दैट इज tan 60।
तो tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट है d और एडजेसेंट है 25, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू हो जाएगा 25 tan 60। ठीक है, कैलकुलेटर में बस इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। 25 tan ऑफ 60, तो ये आ चुका है 43.301 43.301 mm। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पे d मिल गया। इट मीन्स हमने हाइट फाइंड आउट कर लिए हैं। आप ये d tan का फार्मूला अगर यूज नहीं करना है तो आप चाहे तो कॉस या साइन या आप चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो ये हमें चाहिए था, बस ये मिल गया, मतलब ये हमें ट्रायंगल की हाइट मिल गई, मतलब अल्टीट्यूड मिल गई। अल्टीट्यूड यानी जो डिस्टेंस हमें यहाँ पुट करना है वो मिल गया। तो पुट करो ना, तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो क्या निकला है 43.301, बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा। तो हम चेक करके देखते हैं 40 इंटू 43.301, यस बिल्कुल सेम आंसर आ चुका है 1732.04। इसका यूनिट रहेगा न्यूटन mm। ठीक है, माइनस सामने लगेगा। तो ये देखिए आंसर सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम। आप चाहे तो माइनस यहां से हटा दो, तो अगर हम माइनस हटा देंगे तो 1732.04 न्यूटन mm माइनस हटा दिए, तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज यहां नीचे लिखना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने आपको क्या कहा था यहाँ पे समेशन करते समय क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव है, अगर क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला निगेटिव, यानी पॉजिटिव साइन स्टैंड्स फॉर क्लॉकवाइज एंड नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज। आंसर निगेटिव है, मतलब ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हमने माइनस हटा के यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लिख दिए। अब आप देख सकते हैं दोनों के दोनों बिल्कुल सेम टू सेम आपके सामने, दोनों मेथड हमने आपके सामने रखे हैं। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड से एग्जाम में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं आएंगी, दोनों में फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर दोनों में से जो भी मेथड फॉलो करने के लिए कह रहे हैं आप वो मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। ठीक है, देखो, और या तो ये या तो ये, इसके लिए डायग्राम अलग था, ये जो पहला वाला मेथड था इसके लिए डायग्राम अलग था, और इस सेकंड मेथड के लिए ये डायग्राम है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मेथड सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स की आपको प्रैक्टिस जरूर करके देखना चाहिए, ताकि एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो आपको सॉल्व करते आ जाए। तो ये था मोमेंट ऑफ अ फोर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 13। इसके पहले के 12 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।